this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So अपन लोग कर रहे थे सरफाइजी एक्ट, और सरफाइजी एक्ट के अंदर अपन ने इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो जो था वो अपन ने पढ़ लिया था अपने पहले वाले पार्ट 1 के अंदर. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिए. वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन के अंदर, नहीं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा. ओके, उसके अंदर अपन ने करा था सेक्शन 13 to 19 एंड इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं पहले के सेक्शंस, मतलब कि 1 to 12. अब 1 तो जो होता है वो मेनली टाइटल का सेक्शन होता है, तो वो मैं नहीं कराने वाली. सेकंड जो है वो डेफिनेशन का सेक्शन है, तो डेफिनेशंस जो हैं वो आप एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा. अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं, और हो सकता है मैं एक छोटी छोटी वीडियो सीरीज़ भी लाऊं जिसके अंदर मैं हर एक वर्ड जो है वो डिफ़ाइन कर सकूं. क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो हर एक को समझ में नहीं आते हैं ईजीली. ओके, और अगर आप सीए के अंदर हैं तो आपको उतना कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती है, क्योंकि अपन ने सिक्योरिटीज़ लॉज या इकोनॉमिक लॉज इतना डीपली नहीं पढ़ा है. हालांकि कंपनी लॉ फिर भी अपना ठीक है. चलो अभी तक स्टार्ट करते हैं कि है ना, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था. ठीक है, आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, तभी आपकी रहेगी कनेक्टिविटी. प्लस अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको पता लगा होगा कि हम लोग सेक्शन वाइज भी अच्छी तरीके से याद रख पा रहे हैं सरफाइजी एक्ट को, जो कि होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बट इस सीरीज़ से आप ज़रूर से सेक्शन वाइज भी याद कर पाएंगे और कोट कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर सेक्शन वाइज, तो आपको मिलेंगे उससे क्या ज़्यादा मार्क्स. सो स्टार्ट करते हैं पहले रिवीजन से कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है. अपन ने पढ़ लिया है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और उसके अंदर क्या था, सेक्शन 13 के अंदर था कि अपन को इन्फोर्समेंट करना है सिक्योरिटी इंटरेस्ट का. मैनर कहाँ पे डिफाइन था, सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर, जिसके अंदर अपन ने 4 बातें करी थी. अब मैं यही मान रही हूँ कि आपने पहले पार्ट 1 देख रखा है और अभी आप पार्ट 2 देख रहे हैं, और अगर इस रिवीजन के बाद में आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो भी मैं चाहती हूँ कि एक बार आप फिर से जल्दी से पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद में ही पार्ट 2 पे जंप करिएगा. क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर अपन रिवाइज नहीं करेंगे तो अपन उसमें भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, सो अपने को करना था इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. 4 तरीके दे रखे हैं इन्फोर्समेंट करने का. उसके बाद में अपन हेल्प ले सकते हैं सीएमएम और डीएम से उस चीज़ का पोजेशन लेने में या फिर उसे सेल या ट्रांसफ़र करने में. उसके बाद में मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा था. रेस्ट्रिक्शंस पढ़े थे इसके अंदर कुछ अपन ने. उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि अपने को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, लेकिन अगर कोई अदर अमाउंट ड्यू है वो अपने को मिल जाएगा. किसको, डायरेक्टर को मिल जाएगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उसके और कंपनी के बीच में. फिर एप्लीकेशन टू डीआरटी, उसके अंदर एप्लीकेशन टू एपेलेट ट्रिब्यूनल. उसके बाद में कुछ राइट्स हैं बोरोवर के टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम लॉस ऑफ ऑफिस, जो कि दे सकता है डीआरटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल. उसके अपन जब फाइल करते हैं अपील को. ठीक है, तो अभी तक अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था. अब अपन आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर. मैंने आपको बता दिया है सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 अपन नहीं करने वाले हैं. अपन करने वाले हैं सेक्शन 3 to 12, और इसी के साथ अपना हो जाएगा सरफाइजी ओवर. सो स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 3 कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होती है, सपोज़ करो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि बैंक होती है और एफआई होती है. बैंक होती है और एफआई होती है, और एक होता है बोरोवर, एक होता है बोरोवर. बैंक जो होती है वो लोन देती है बोरोवर को, और बोरोवर जो होता है वो रिफ़ंड नहीं कर रहा होता है अमाउंट, वो लोग वापस नहीं कर रहे होते हैं अमाउंट. तो ऐसे में बैंक और एफआई उसके ऊपर लीन लगाते हैं, अपने सिक्योरिटी का इंटरेस्ट उससे लेना चाहते हैं. ठीक है, उससे अपना सिक्योरिटी का इंटरेस्ट लेना चाहते हैं. लेकिन क्या बैंक और एफआई के पास में हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि वो इस झंझटों में पड़े कि वो
देखे कि अपने को कैसा पैसा लेना है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, बार बार एप्लीकेशन का झंझट, बहुत सारे झंझट होते हैं। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और भी कई काम होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपॉइंट करते हैं या फिर तो उसे सेल कर देते हैं अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और उनसे एक सेटलमेंट अमाउंट ले लेते हैं। और ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ये बैंक और एफआई के बिहाफ पर उससे करती है रिकवरी, बोरोवर से करती है रिकवरी। ओके, तो यही बेसिकली काम होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, कि जो बैंक और एफआई के एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उसको ले लेना उनसे कम दामों में, और फिर उसको पैसा रिकवर करके अपना कमीशन काट के जो भी पैसे वो लोग दे रहे हैं उन्हें ले लेना। ठीक है, यही काम होता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में इतना पैसा ना हो कि वो बैंक और एफआई को उतना गारंटी अमाउंट भी दे सके। तो वो क्या करती है, वो बताती है कि देखिए हमारे पास में ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, लोगों को, क्वालिफाइड बायर्स को वो ये बताती है। और क्वालिफाइड बायर्स क्या करते हैं, क्वालिफाइड बायर्स ले लेते हैं उनसे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स ले लेते हैं। ये एक तरीके का शेयर ही हो शेयर कह सकते हैं। इस समय अपन ये उसे सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देती है। देखिए वो जो बैंक और एफआई थी, उसने कहा कि भाई हमें झंझट में नहीं पड़ना है, ये लो आप सिक्योर्ड असेट लो और हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दो। ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन ने कहा ठीक है हम ले लेते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर अमाउंट देना है वो अमाउंट जो है अभी भी नहीं है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में। तो वो क्या करता है, वो क्वालिफाइड बायर्स के पास में जाता है। क्वालिफाइड बायर्स के से जाके वो बोलता है कि देखिए मेरे पास में ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, अब आप इसके बदले या कुछ अमाउंट के अंदर मुझे है ना सिक्योरिटी रिसिप्ट मैं आपको इशू कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा और बाद में जाके आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी दूंगा। अगर ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट है तो कि आपको लगता है कि इससे मैं पैसा रिकवर कर सकता हूँ तो ठीक है। तो यही बेसिकली वर्क होता है। मैंने अभी तक आपको एक बेसिक बताया है इस चीज़ का। अब अपन आते हैं कि वो जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के बैठ जाएगा, बैंक और एफआई को धोखा दे देगा, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को धोखा दे देगा, उनसे ले लेगा उनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और उनको शायद हो सकता है बाद में पेमेंट ना करे या जो भी झमेला है, उन सबको करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कौन कौन बन सकता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कमेंस या कैरी ऑन तभी कर सकती है अपने बिजनेस को, जो कि है सिक्योरिटाइजेशन का करना या असेट का रिकंस्ट्रक्शन करना, नहीं कर सकती है विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर उसकी नेट जब तक कि उसका नेट ओन फंड जो होता है वो 100 करोड़ से ऊपर ना हो, 100 करोड़ से नीचे ना हो, 100 करोड़ से नीचे ना हो। इसका मतलब कम से कम उसके पास में कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कैरी ऑन या फिर कमेंस करना अपने बिजनेस को। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना, कमेंस मतलब स्टार्ट करना। ओके, ये दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए मेंशन करा है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर किसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी थी और ये एक्ट कमेंस हुआ तो उसके लिए उनको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा और 6 मंथ्स के टाइम के अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन टू आरबीआई करा देना है। और अगर वो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं देन दे आर कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस, और इस 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर भी दे विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन देयर बिजनेस। ओके ना, सब सेक्शन 4 के अंदर आते हैं। सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है, कंडीशन ऑफ ग्रांट फॉर कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ग्रांट के लिए अपने को क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अपने को फुलफिल करना होगा कि अपने को कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अपने फंड्स अपन ने रेज करे थे उन्हें रिटर्न और रिडीम अपन कर लेंगे। टू क्वालिफाइड बायर्स को इतना फंड अपने पास में होना चाहिए कि अपन कर पाएँ रिटर्न और रिडीम उनके इन्वेस्टमेंट को। किसके इन्वेस्टमेंट को? क्वालिफाइड बायर्स के इन्वेस्टमेंट को, जिन्होंने अपने से ली थी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स।
ओके। अब जो डायरेक्टर्स जो होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, वो एडुकेट प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए उनके पास में। ओके, एडुकेट प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए उनके डायरेक्टर्स के पास में। किसके डायरेक्टर्स के पास में? ARC का जो डायरेक्टर है उसके पास में जो डायरेक्टर है वो कन्विक्ट नहीं होने चाहिए इन द ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। एंड जो स्पॉन्सर्स होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, वो भी परफेक्ट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो नॉट लेस देन 10% होनी चाहिए इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि सेक्शन 3 डील करता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ARC के बारे में। ARC का रजिस्ट्रेशन अपन कब करा सकते हैं, या फिर तो उसके पास में या तो उसे क्या काम करना है, या तो उसे सिक्योरिटाइजेशन का काम करना है, मतलब कि उसे सिक्योरिटीज़ देनी है, या फिर तो उसे क्या करना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है, मतलब कि खाली यहाँ तक का ही काम करना है, या फिर ये पूरा काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए उसे चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसका नेट ओन फंड जो होता है वो 1 करोड़ से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू बिजनेस के अंदर है तो 6 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन बाय टू RBI कराना है। कंडीशंस क्या क्या हैं, ये सारी कंडीशंस हैं। उसके बाद में अपन आते हैं रिजेक्शन कर दिया। सो RBI है ना, कभी भी रिजेक्ट कर सकता है जो भी एप्लीकेशन अपन ने मेड करी है सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर। इसका मतलब कि अपने को जो रजिस्ट्रेशन कराना था उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, और बिफोर रिजेक्टिंग जो है RBI को एक अपॉर्चुनिटी टू हियर देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? ARC को देनी चाहिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी टू हियर देनी चाहिए बिफोर रिजेक्टिंग देयर एप्लीकेशन। अब अपन बोलते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 के ऊपर, जो कि बोलता है कि पीरियड अप्रूवल ऑफ RBI चाहिए होती है अगर अपने को कुछ सर्टेन चेंजेस करने हैं अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। अगर अपने को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर कोई भी सर्टेन चेंजेस करने हैं तो अपने को पीरियड अप्रूवल चाहिए होगी RBI के। और ये क्यों है? ताकि अपन मेंटेन कर सकें इन कंडीशंस को। ओके, ये कंडीशंस को मेंटेन कर सकें, इसीलिए लगाई गई है ये सारी पीरियड अप्रूवल्स। ठीक है, तो सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट अगर हो रहा है, मतलब कि अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्टर, MD और CEO का, यहाँ पे चेंज हो रहा है इन वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, चेंज इन अफेक्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का 10% वाला पॉइंट अमालगमेशन अगर हो रहा है आपका, इसका मतलब आप सिक्योरिटाइजेशन या हो सकता है किसी और कंपनी के साथ में अमालगमेट कर रहे हो, फिर आपका ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस हो रहा है, आपका जो बिजनेस है वही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब कोई सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर, तो अपने को लगेगी पीरियड अप्रूवल ऑफ RBI। या फिर हो रहा है चेंज इन लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, या हो रहा है चेंज इन इट्स नेम। ठीक है, सो द डिसीजंस ऑफ RBI एज टू वेदर द चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ एन ARC इज सब्सटेंशियल चेंज और नॉट शैल बी फाइनल। तो इसका मतलब जो RBI है वही डिसाइड करेगा कि जो ARC के अंदर ये चेंज हो रहा है वो सब्सटेंशियल चेंज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, और जो भी डिसीजंस होगा RBI का वही होगा फाइनल। ठीक है, तो अगर ये सारे चेंजेस अगर आप अपने ARC के अंदर कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट हो रहा है, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा और अप्रूवल लेनी होगी RBI की, और जो RBI का डिसीज़न होगा वही होगा फाइनल डिसीज़न। सो यहाँ से अपना ख़त्म होता है सेक्शन नंबर 3। इसके अंदर अपन ने बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ी। अगर अपन एक बार रिवाइज और कर लें तो क्या पढ़ा अपन ने कि है ना, अपने को लेना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 मंथ्स के अंदर। अगर आप पुराने वाले हो, कुछ कंडीशंस हैं अपने ऊपर, रिजेक्शन कर सकता है RBI, और पीरियड अप्रूवल चाहिए होगी अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इन नेम, चेंजेस इन लोकेशन एंड सब्सटेंशियल चेंजेस इन मैनेजमेंट। दैट्स इट। अब अपन आते हैं सेक्शन नंबर 4 के अंदर, तो है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। RBI में कैंसिल द सर्टिफिकेट। अब एक बार सर्टिफिकेट दे दिया तो हो सकता है पहले तो रिजेक्ट ही कर दे। ठीक है, एक पावर है कि अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, और दे दिया तो उसके बाद में भी उसे कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल होने के बाद भी कैंसिल क्यों होगा? RBI में कैंसिल सर्टिफिकेट इफ कॉजेस कि वो कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस अदर देन सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन।
ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सीज़ हो जाएगा कोई भी बिजनेस करने से सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का, और वो सीज़ हो जाएगा टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स, मतलब कि वो क्वालिफाइड बायर से भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा अगर उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाएगा क्वालिफाइड बायर से, और या फिर तो वो अगर फेल हो गया है बाय कंप्लाइंग ऑफ एनी कंडीशंस टू कंप्लाई। इसका मतलब जो उन्होंने कंडीशंस लगाई थी, ये कुछ कंडीशंस लगाई थी उन्होंने ग्रांट करते हुए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो भी उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। 3 टाइम में कैंसिल हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन के अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट आपने सीज कर सकते हो आप, जो इन्वेस्टमेंट बाय क्वालिफाइड बायर्स के लिए, और जो कंडीशंस आप पे लगाई थी उसे आपने कंप्लाई नहीं करा है, ठीक है, या फिर आप फेल हो गए हो टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ RBI, मेंटेन करना अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, सबमिट करना ऑफर फॉर इंस्पेक्शन, मतलब कि अगर आप पे कोई इंस्पेक्शन आया है तो उसको आप सबमिट नहीं कर पाए हो या फिर उसको ले नहीं पाए हो, इफ़ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर कोई भी जो पीरियड अप्रूवल अपने को चाहिए थी फ्रॉम RBI अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 6, मतलब कि चेंजेस वाली, वो जो 3 चेंजेस वाली, चेंजेस इन नेम, चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड चेंजेस इन द सब्सटेंशियल चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसका जो पीरियड अप्रूवल था वो भी आप कंप्लाई नहीं कर पाए हो, तो आपका हो सकता है फेल। अगर आपने हो गया है तो फिर हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो RBI कैंसिल कर दे, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी ऑफ ईयर होना चाहिए बिफोर कैंसिलेशन, और 30 डेज़ के अंदर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो CJ को अपील कर सकती है, ठीक है। अपन ने यहीं तक ही पढ़ा सेक्शन नंबर 4 के अंदर। सेक्शन नंबर 4 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि बेसिकली अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है अगर आपने ये सारे काम करे या फिर ये सारे काम करने में आप फेल हो गए, ओके, ये सारे काम करने में आप लोग फेल हो गए, ठीक है। तो अपने सेक्शन 3 के अंदर आया था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अपने को पता चला था कि अपने को कुछ पीरियड अप्रूवल्स चाहिए होंगे RBI से, और कुछ कंडीशंस अपने ऊपर लगेंगी। सेक्शन नंबर 4 के अंदर अपने को पता चला कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है अगर अपन ने उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, या फिर पीरियड अप्रूवल नहीं ली, या फिर कोई भी अगर आपने गलती करी, तो फिर आपका हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल, लेकिन उससे पहले आपको मिलेगी एक अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। अब अपन आते हैं सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। सेक्शन नंबर 5 बोलता है एक्वाइजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल असेट। इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो आपका फाइनेंशियल असेट था, जो कि था बैंक या FI का हो गया था, वो अब चला जाएगा, एक्वाइजिशन कर लेगा फाइनेंशियल असेट के ऊपर कोई भी राइट या इंटरेस्ट बाय द ARC, ठीक है। सो जो ARC है वो एक्वायर कर लेगी फाइनेंशियल असेट इफ़ एनी फ्रॉम बैंक एंड FI बाय इशूइंग डिबेंचर इशू करके, या फिर एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट फ्रॉम बैंक एंड FI, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे इसके केस के अंदर कि हाँ भाई बैंक से FI के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है ARC के अंदर, मतलब कि बैंक का जो एसेट था वो ट्रांसफ़र हो रहा है ARC के अंदर, तो जो डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ये एक तरीके से ट्रांसफ़र डीड बन जाएगी, तो ट्रांसफ़र डीड जो होती है ना उसके ऊपर क्या लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प एक्ट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एग्जम्पशन के अंदर, एक्सेप्शंस के अंदर डाल रखा है कि इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, बट स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई होगी अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन या फिर सिक्योरिटाइजेशन से डिफरेंट अगर कोई काम हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी कि जो बैंक और FI ARC को ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। और चीज़ें क्या मतलब, असेट, फाइनेंशियल असेट बेसिकली। ARC on such acquisition deemed to have lended and all the right of such bank and FI shall vest by such ARC in relation to financial asset। इसका मतलब ये हुआ कि जो ARC है वो डीम्ड कर लेगी कि ARC है वो एक्वाइजिशन कर लेगी उस राइट या उस फाइनेंशियल असेट का फ्रॉम बैंक एंड FI, और अब उसके सारे राइट्स किसके पास चले जाएंगे, ARC के पास में चले जाएंगे उस फाइनेंशियल असेट के राइट्स।
डेट ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट, अगर डेट ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट के अंदर कुछ पेंडिंग सूट्स वगैरह चल रहे हैं बाय द बैंक एंड एफआई, जो उन्होंने फाइल करे थे अगेंस्ट द बोरोवर्स, तो वो कंटिन्यू रहेंगे, बस उसका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका टेक ओवर हो जाएगा बाय द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर वो कंटिन्यू करते रहेंगे बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बस एक एप्लीकेशन लगेगी कि आप जो चेंज कर रहे हो नेम के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एआरसी के नाम पे पेंडिंग सूट, ठीक है। तो मतलब कि जो पेंडिंग सूट था वो अब चेंज हो जाएगा, या फिर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक उसे कंटिन्यू कर लेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कंटिन्यू नहीं करा तो जो एआरसी है वही वो अपने नाम पे ले लेगा उस सूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाय मेकिंग अ एप्लीकेशन, नाम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अपना ख़त्म होता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 3 के अंदर अपन ने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 4 के अंदर अपन ने पढ़ा है कि कैंसिलेशन या फिर कैंसिलेशन हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, कि अगर अपन ने कुछ चीज़ें कंप्लाई नहीं करी इसका कैंसिलेशन हो सकता है। सेक्शन नंबर 5 के अंदर अपन ने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल असेट है उसके जो राइट्स हैं वो एक्वायर कर लेगा कौन, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी अगर वो है इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन और असेट रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि बेसिकली 2 ही काम होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, सिक्योरिटाइजेशन करना या फिर असेट का रिकंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। आप मुझे ज़रूर से रिव्यू देते रहिएगा कि इस टाइप की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, ओके ना। इससे ही पता चलता है कि क्या मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से इस बारे में बताते रहिएगा कि हाँ हमको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 के अंदर मूव ऑन करते हैं। सेक्शन नंबर 6 कह रहा है कि नोटिस टू ऑब्लिगेटर मतलब कौन है? ऑब्लिगेटर बेसिकली बोरोवर ही है, बोरोवर को ही कहते हैं अपन ऑब्लिगेटर। ऑब्लिगेशन उसी की है ना पे करने की, एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर मतलब कि जो पैसा ड्यू है उसके ऊपर उसका डिस्चार्ज करना। नोटिस दे रहा है ये किसको? ऑब्लिगेटर मतलब कि बोरोवर को, और डिस्चार्ज कर रहा है उसकी ऑब्लिगेशन को मतलब कि उसकी जो पेमेंट ड्यू थी उसको। इससे डील करता है सेक्शन नंबर 6। तो जो बैंक और एफआई है वो एक डिस्क्रिशन या फिर एक ऑप्शन देती है कि उसकी डिस्क्रिशन है या उसकी ऑप्शन है बैंक और एफआई की कि वो ऑन एक्वायरिंग फाइनेंशियल असेट बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हो सकता है बैंक और एफआई एक नोटिस दे दे, किस किस को नोटिस दे दे ये ज़रूरी नहीं है, उसकी डिस्क्रिशन है, ये उसकी ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो नोटिस दे दे बोरोवर को, अदर पर्सनस को और रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ को कि आप पेमेंट इन फुल कर दीजिए और डिस्चार्ज हो जाइए अपनी लाइबिलिटी से, क्योंकि जो हमने आपकी फाइनेंशियल असेट है वो पास ऑन कर दी है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो अगर ऐसे नोटिस मिलने पर बोरोवर जो होता है या ऑब्लिगेटर जो होता है वो अगर पेमेंट इन फुल कर देता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशन से, ओके। तो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी ऑब्लिगेशन से अगर वो पेमेंट कर देता है इन फुल आफ्टर रिसीविंग सच नोटिस बाय द बैंक एंड एफआई दैट द फाइनेंशियल असेट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ओके। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 7 के अंदर। सेक्शन नंबर 7 बोलता है कि इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड रीयूजिंग ऑफ रिसिप्ट्स या फिर अपन रेजिंग ऑफ फंड्स एंड फंड्स बाय एआरसी, मतलब कि जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। अब तक क्या हो रहा था, असेट का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्वालिफाइड बायर्स के पास में जाती है और उनको दे देती है एक सिक्योरिटी रिसिप्ट या ऑफर डॉक्यूमेंट करके, उनसे पैसा रेज कर लेती है जिसे वो बाद में दे देती है बैंक और एफआई को, जिससे उसको क्या मिल जाती है, वो फाइनेंशियल असेट मिल जाती है, ठीक है। तो इशू हो रही है सिक्योरिटी और रेज हो रहा है बाय द वे ऑफ रिसिप्ट या फिर फंड्स रेज हुए जा रहे हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एक सिक्योरिटी रिसिप्ट बोलते हैं अपन उसे, सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, सिक्योरिटी रिसिप्ट का ऑफर देंगे फॉर
फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, सो ARC क्या कर रहा है, ARC दे रहा है सिक्योरिटी रिसिप्ट का ऑफर क्वालिफाइड बायर्स को, ताकि वो ये पैसा ले जाकर दे सके FI या फिर बैंक को, और ले सके अपना फाइनेंशियल असेट ले सके। इसलिए वो सिक्योरिटी रिसिप्ट का ऑफ़र कर रहा है क्वालिफाइड बायर्स या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर अदर्स को, जो कि अपन ने रजिस्टर करा रखा है सेबी और RBI का अप्रूवल लेने के बाद में उन लोगों को ARC जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट का ऑफ़र कर सकता है कि आप हमारी सिक्योरिटी रिसिप्ट लो और उसका सब्सक्रिप्शन करो। ये जो स्कीम है ये एवरी फाइनेंशियल असेट के लिए अलग अलग बनेगी, ठीक है। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग बनेगी, एक मशीनरी है तो उसके लिए अलग बनेगी, और उसके लिए बनेगा एक सेपरेट अकाउंट, क्योंकि ये जो क्वालिफाइड बायर्स होंगे ये उस असेट को ही देखकर अपना फंड्स जो है रेज़ करेंगे कि हाँ हम इस असेट के ऊपर अपना फ़ंड लगा रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा, रेजोल्यूशन जो होगा उस चीज़ का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करेगा, और रिडम्पशन और रिटर्न को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। जैसे बहुत सारी मशीनरीज़ हैं, ये 2 टाइप की मशीनरीज़ हैं, और इसका अलग अलग बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि लोग बाग सोचेंगे कि इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, इसकी कम वैल्यू होगी, तो वो उसके हिसाब से उसके पर पैसा लगाया है उन्होंने। तो जब इससे पैसा रिकवर हो जाएगा तो उसको बांटने में आसानी होगी उन लोगों को, इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट, एवरी फाइनेंशियल असेट के लिए एक सेपरेट डिस्टिंक्ट बैंक अकाउंट खुलेगा, ताकि उसका रिडम्पशन और रिटर्न के अंदर आसानी हो क्वालिफाइड बायर्स से, ठीक है। अब अपन आते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 बोलता है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। अभी जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है इसका भी ज़रूरी नहीं है अपन रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है, जो भी एग्रीमेंट होगा बिटवीन असेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड बैंक एंड FI, और फिर जो असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट को ऑफ़र कर रही है क्वालिफाइड बायर्स को, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या फिर किसी भी अदर पर्सन को जो कि पीरियड अप्रूवल ऑफ सेबी प्लस RBI को लेकर होगा। तो ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट जो अपन ने इशू करी है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र हो रही है उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब सेक्शन 9 पे मूव ऑन करते हैं। सेक्शन 9 बताता है मेजर्स फॉर असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। सेक्शन 13 अपन ने पढ़ा था मेजर्स फॉर बैंक या FI की वो किस तरीके से असेट को जो है कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है, और क्या क्या एक्शन ले सकता है बोरोवर्स के खिलाफ, ठीक है। अब ये मेजर्स हैं जो कि ले सकता है असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। ये बहुत कुछ रिलेटेड है सेक्शन 13 से। सेक्शन 13 से बहुत कुछ रिलेटेबल है, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे बाद में तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर तो ये कर सकता है ESI जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर सकता है, या फिर वो फुल सेटलमेंट ले सकता है ऑफ ड्यूज फ्रॉम द, कोई भी बातचीत करके फुल सेटलमेंट हो सकता है वो ले बोरोवर से, या फिर वो रीशेड्यूल कर सकता है पेमेंट ऑफ डेब्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपको उनसे लेने थे 100 रुपये, ठीक है। बैंक ने सोचा मेरा झमेला पड़ेगा, मैं इसको दे देता हूँ 80 रुपये में असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को, ठीक है। अब असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, उस बोरोवर से बात करी कि क्या बात है, क्यों नहीं दे रहे हो आप पैसे। तो उसने बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं क्या करूँगा, मैं ना अपने बिज़नेस को फिर से चलाने की कोशिश करूँगा, आप मुझे चाहिए तो थोड़ा सा पैसा और दे दो, ताकि मैं अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से चला पाऊँ, और जब मेरा बिज़नेस चल पड़ेगा तो मैं आपको आपका पैसा ऑफकोर्स रिटर्न कर दूँगा। तो यही काम है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी का। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन क्या कह सकता है, रीशेड्यूल कर सकता है पेमेंट ऑफ डेब्ट। वो कह सकता है अच्छा ठीक है 4 महीने बाद में देना आप, लेकिन आप हमें पूरा पैसा दे देना, आपका हो सकता है बिजनेस चल जाए, नहीं तो उसके पास में ऑप्शन है ही कि वो और भी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब पोजेशन ले सकता है उस फाइनेंशियल असेट का, या फिर उसको सेल कर सकता है, लीज कर सकता है फुल में या फिर पार्ट में, या फिर वो मैनेजमेंट का टेक ओवर कर सकता है सेम चीज़, या फिर वो कन्वर्ट कर सकता है उसको उस डेप्ट को इनटू शेयर्स, मतलब कि उस डेप्ट को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करके उसके ऊपर क्या कर सकता है, उस कंपनी के ऊपर अपना टेक ओवर ले सकता है, ठीक है। उस डेप्ट को वो शेयर्स में कन्वर्ट करके उस कंपनी को एक्वायर कर सकता है। बेसिकली ये मेजर्स अवेलेबल होते हैं असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी के पास में, ताकि वो अपना पैसा ले सके उस बोरोवर से या ऑब्लिगेटर से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, RBI अपनी पॉलिसी डायरेक्शन बताएगी, और ये फ़ीस भी बताएगी कि कौन कितनी फ़ीस जो है असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी चार्ज कर सकती है
बैंक और एफआई से, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 10 के ऊपर। अब अपने पास में क्या हो जाए, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। 13 to 19 अपन ने पहले ही कवर कर लिया था पार्ट 1 के अंदर। अब सेक्शन नंबर 10 क्या है कि अदर फंक्शंस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। तो इसे 3 भागों में मैं डिवाइड करती हूँ, 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूँ इस सेक्शन नंबर 12 को। सबसे पहले है नेचर ऑफ फंक्शन। तो ये एजेंट की तरह वर्क कर सकता है, मतलब कि वो बस बीच में एजेंट की तरह वर्क करेगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर पूरा मैनेजर ही अपॉइंट हो सकता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक अपने मेजर्स लेना चाहेगी 13(4) वाले जब मेजर्स लेना चाहेगी तो हो सकता है किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजर ही अपॉइंट कर दे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो एक रिसीवर की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो कि अपॉइंट होगा बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो एक एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं, एक मैनेजर की तरह वर्क कर सकता है और एक रिसीवर की तरह वर्क कर सकता है कौन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आते हैं प्रोहिबिशन ऑन अदर बिजनेस। अब जो है ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके ऊपर प्रोहिबिशन होता है कि वो कोई और बिजनेस नहीं कर पाएंगे विदाउट द पीरियड परमिशन ऑफ आरबीआई। और कौन कौन सा बिजनेस, अदर देन सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अब प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी जो अदर बिजनेस कर रही थी, तो वो अदर बिजनेस करना सीज कर देगी विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है सेक्शन 10 भी, और सेक्शन 11 पे अपन आते हैं। सेक्शन 11 क्या बोलता है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। जो डिस्प्यूट होगा किसके बीच में, बैंक और एफआई, एआरसी या क्वालिफाइड बायर्स के बीच में, बैंक और एफआई, एआरसी या क्वालिफाइड बायर्स के बीच में, किस चीज़ से रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन या नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट या फिर इंटरेस्ट अराइज के ऊपर, तो वो सॉल्व होगा, सेटलमेंट होगा उसका बाय कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। ये इसका अलग ही चैप्टर है, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर। और फिर ये क्या होगा, एज इफ द पार्टीज, ये जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अग्री करा हो, कंसेंट दी हो राइटिंग के अंदर कि हम अपना डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहेंगे कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन के अंदर, ठीक है। अब कॉन्सिलेशन ऑफ आर्बिट्रेशन वाला जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पता चलेगा अपने को कि अगर कोई भी पार्टी इसके अंदर सॉल्व करना चाहती है अपना डिस्प्यूट, इस तरीके से अपना डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहती है, तो उन्हें कंसेंट इन राइटिंग देनी होगी। तो ये चीज़ जो है ना सेक्शन 11 के अंदर ऑलरेडी दे दी कि अगर आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, आप पार्टी के बीच में रिगार्डिंग दिस कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो ये मान लिया जाएगा, ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपने अपनी कंसेंट राइटिंग दे दी है कि हमारे बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हमारा सेटलमेंट अपन किस तरीके से करेंगे, कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं सेक्शन नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 क्या है, पावर्स ऑफ आरबीआई टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शंस। आरबीआई के पास में पावर है कि वो डिटरमाइन करेगी पॉलिसी एंड इशू करेगी अपने डायरेक्शन। आरबीआई क्या करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई सी भी पॉलिसी डिटरमाइन कर सकती है और डायरेक्शन दे सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इन मैटर्स रिलेटेड टू इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मेकिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैपिटल एडिक्वेसी बेस्ड ऑन रिस्क वेट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बोल सकती है, यहाँ पे बोल सकती है कि हर क्लास ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये चीज़ फॉलो करनी होगी जब वो डायरेक्शन देगी, या फिर वो बोल सकती है कि इस पर्टिकुलर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इस डायरेक्शन को फॉलो करना है। आरबीआई जब अपना डायरेक्शन निकालेगी विद रिस्पेक्ट टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन मैटर्स के ऊपर, एंड ऑल्सो वो ये भी बता सकती है, ये सारी चीज़ें बता सकती है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें वो बता सकती है। एक बार आप बेयर एक्ट जब पढ़ेंगे तो बस ये चीज़ें हैं जो कि आरबीआई क्या कर सकती है, अपना डायरेक्शन दे सकती है इसके ऊपर, ठीक है। अब अपन आते हैं सेक्शन 12A के ऊपर। सेक्शन 12A क्या बोलता है, आरबीआई जो है वो कोई सी भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरबीआई को। अब आरबीआई क्या है, आरबीआई के पास में पावर है कि वो कैरी ऑन कर सके ऑडिट या फिर इंस्पेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एआरसी। एआरसी की ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो असाइन करें, वो हेल्प करें आरबीआई को इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑडिट एंड
इंस्पेक्शन, उसके बाद में ऑर्डर करे फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन। अगर कुछ ऐसा होता है तो ऑर्डर पे वर्क करना पड़ेगा और अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स या ऑब्जर्वर। कौन? आरबीआई कर सकता है। और अपॉर्चुनिटी टू हियर भी देना चाहिए बिफोर रिमूवल ऑफ एनी डायरेक्टर और चेयरपर्सन बाय द आरबीआई। ठीक है, तो ये दोनों बस थ्योरेटिकल चीज़ें थी जो अपने को एक बार पढ़ के बस रीड आउट करनी है। एक बार अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में आप डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, अपने खुद के थोड़े बहुत नोट्स बना लेते हैं, तो आई थिंक वो मोर देन इनफ होगा सरपाइजी के लिए। आई थिंक सरपाइजी के लिए एक दिन बहुत ज़्यादा है पूरे टाइम के अंदर, लेकिन ज़रूरत है कि अपन इसे बार बार रिवाइज करते रहें। इसकी एक स्टोरी लाइन बना लें जो कि बहुत इजी है सरपाइजी के अंदर क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये मेरी कुछ एडवाइस थी। सरपाइजी या फिर कोई भी छोटे मोटे एक्ट जो है उन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि छोटे एक्ट हैं और अगर अपन ने इसे कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसके ऊपर घुमा फिरा के वो लोग क्वेश्चन दे ही नहीं सकते। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अपने को बस थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसके अंदर एक दिन भी अपन लगा देते हैं, जो कि अपने पास में इतने दिन हैं, अभी अपने पास में हाथ में दिन हैं, तो अगर अपन इसके ऊपर थोड़े से दिन लगा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगा देते हैं, थोड़े से इसके डीप के कॉन्सेप्ट के अंदर घुस जाते हैं, एक स्टोरी लाइन बना लेते हैं, तो आई थिंक जो 4 to 8 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर अपन इस तरीके से लिख कर आएंगे, सेक्शन कोड करके आएंगे कि अपने को मिलेंगे फुल के फुल मार्क्स उसके अंदर। आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। नोट्स को पढ़िएगा, डायरेक्ट को पढ़िएगा एंड यू आर डन। कोई भी और कोई क्वेरी हो इस सेक्शन से, इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड लॉ के, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आप बताएंगे उसी अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी या फिर और वीडियोस लाऊंगी उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कमेंट करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख लीजिए ना, एक बार सब्सक्राइब करा है या नहीं करा है इस चैनल को, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून, आपको जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।